डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद्र जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मयोगव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में एक विषय आया था कि भरत और ऐरावत इन दो क्षेत्रों में उत्सर्पणी और अपसर्पणी इन छह कालों के द्वारा आयु, बल, अवगाहना आदि में वृद्धि और ह्रास होता है। क्या प्रश्न क्या पूछा गया था कि यहाँ कुछ परिवर्तन भी होते हैं या सदा एक सा ही काल रहता है? उसके उत्तर में आचार्य ने ये सूत्र दिया था, सूत्र नंबर 27। प्रश्न ये आया था, भरत और ऐरावत क्षेत्र में 6 काल उत्सर्पणी अपसर्पणी के किस प्रकार होते हैं और ये परिवर्तन कहाँ होता है, इस संबंध में आपको अब बोर्ड पे हम बताते हैं। भरत और ऐरावत इन दो क्षेत्रों में अपसर्पणी के 6 काल और उत्सर्पणी के 6 काल होते हैं। देखें, ये अपसर्पणी के 6 काल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये उत्सर्पणी का प्रारंभ यहाँ से हो जाता है, श्रावणवदी एकम से। उत्सर्पणी के ये 6 काल होते हैं। ये पहले काल का नाम है सुखमा सुखमा, ये सुखमा, ये सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। इनमें क्या होता है कि ये 1, 2 और तीसरा ये 3 काल ये भोग भूमि के काल हैं। ये उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। अपसर्पणी का ये चौथा काल विशेष होता है। इस चौथे काल में 63 शलाका पुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतनारायण सब इसमें होते हैं। और इधर ये जो तीसरा काल है ये विशेष होता है, इसमें 63 शलाका पुरुष इसमें होते हैं। ये 3 काल भोग भूमि के हैं, ये और ये 3 काल कर्म भूमि के हैं, 3 इधर और 3 इधर। इनमें जीवों की आयु, जीवों की अवगाहना आदि के बारे में शास्त्रों में विशेष वर्णन है। ये भोग भूमि क्यों कहलाती हैं? क्योंकि यहाँ जीवों को कार्य नहीं करना पड़ता, कल्प वृक्षों से सारी सामग्री मिलती है और वे सुखों का भोग करते हैं। ये भोग भूमि। और ये कर्म भूमि में जीवों को अपनी आजीविका आदि के लिए उद्योग करना पड़ता है और आजीविका का साधन जुटा के वो लोग जीवित रहते हैं। इसलिए ये कर्म भूमि, ये कर्म भूमि, ये भोग भूमि और ये भोग भूमि,
इसे कहते हैं काल चक्र। अपसर्पणी के 6 काल, उत्सर्पणी के 6 काल। आचार्य ने क्या लिखा सूत्र में? भरतैरावतयोर वृद्धिरासौ। पहला सूत्र देखिए, भरतैरावतयोर वृद्धिरासौ षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य व सर्पणीभ्याम। अर्थात भरत ऐरावत इन 2 क्षेत्रों में अपसर्पणी और उत्सर्पणी के 6 कालों के द्वारा ह्रास और वृद्धि होती रहती है, आयु, बल, अवगाहना आदि में। ये कब से चल रहा है? ये क्रम अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। वर्तमान में अपसर्पणी का 5म काल चल रहा है, इसके बाद 6ठा काल आएगा, फिर प्रलय होगी। इनका समय कितना होता है? ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, ये 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 21,000 वर्ष और 21,000 वर्ष। इनसे विपरीत ऐसे ही लगा लेना चाहिए, 21,000 वर्ष, 21,000 वर्ष, 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 3 कोड़ा कोड़ी सागर और 4 कोड़ा कोड़ी सागर। सही पूछें तो एक अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का और एक उत्सर्पणी काल भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। पूरा काल जोड़ा हमने तो कितना हो गया? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। इस 20 कोड़ा कोड़ी सागर को हम कहते हैं एक कल्प काल। ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल कहलाता है। वर्तमान में ये 5म काल चल रहा है, लेकिन एक विशेषता है कि ये हुंडापसर्पणी का काल है। हुंडापसर्पणी क्या होती है? असंख्यात कल्प काल के बाद एक हुंडापसर्पणी काल आता है, जिसमें बहुत सी गलत बातें होती हैं। जैसे तीसरे काल में तीर्थंकर भगवान हुए, तीसरे काल में जन्म हुआ, मुक्ति भी हो गई उनकी, चक्रवर्ती का मान भंग होना, तीर्थंकरों पर उपसर्ग होना आदि ये होती हैं। तो वर्तमान में ये हुंडापसर्पणी काल चल रहा है। हुंडापसर्पणी उसका 5म काल है। इस प्रकार भरत और ऐरावत क्षेत्रों में अपसर्पणी के 6 काल और उत्सर्पणी के 6 काल के द्वारा जीवों की अवगाहना, आयु और बल में घटना और बढ़ना होता रहता है। प्रश्न हुआ था कि क्या भरत क्षेत्र में, पूरे भरत क्षेत्र में 6 कालों का परिणमन होता है या नहीं? इसके लिए इस नक्शे को जरा ध्यान से देखें। ये भरत क्षेत्र का नक्शा है। ये हिमवन पर्वत है। यहाँ हिमवन पर्वत में ये पद्म नाम का तालाब है, ये गंगा नदी है और ये सिंधु नदी है। ये नीचे लवण समुद्र है। जो हमारा दूसरा नक्शा था ना, उसको हमने यहाँ बड़ा करके इसलिए दिखाया है ताकि आपको 6 खंड अच्छी तरह मालूम पड़ जाए। इनमें क्या है? भरत क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, इसके बीचों बीच में ये एक विजयार्ध पर्वत है। ये वाला ये विजयार्ध पर्वत है। ये भरत क्षेत्र के बीचों बीच में सेंटर में होता है। इस विजयार्ध पर्वत के पड़ जाने से और गंगा और सिंधु के निकल जाने से इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर एक बार समझें, ये हमने भरत क्षेत्र का नक्शा बनाया। यहाँ से और यहाँ तक ये 526 से 6/19 योजन है। इस भरत क्षेत्र के नक्शे में ये विजयार्ध पर्वत है और ये हिमवन पर्वत है। इधर लवण समुद्र है। अब इस पद्म तालाब से ये गंगा नदी निकली और ये सिंधु नदी निकली। गंगा और सिंधु नदी और विजयार्ध पर्वत के द्वारा इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए। आर्य खंड 1 है, म्लेच्छ खंड 5 हैं, 3, 4, 5।
हम वर्तमान में कहाँ हैं? हम वर्तमान में इस आर्य खंड में हैं। पूरी दुनिया, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान, सब इस समय इस आर्य खंड में हैं। इसके अंदर पूरा विश्व आता है। ये हमें दृष्टिगोचर नहीं होते। विशेष बात, इन 5 म्लेच्छ खंडों में जो 6 कालों का परिवर्तन होता है वो नहीं होता। इनमें तो चतुर्थ काल का ऊपर से नीचे तक उतना ही चलता रहता है, लेकिन 6 काल रूप इनमें परिवर्तन नहीं होता 5 म्लेच्छ खंडों में। पहला, दूसरा, तीसरा काल, भोग भूमि और कर्म भूमि, ये सारा आर्य खंड में होता है, म्लेच्छ खंडों में नहीं होता। एक बात जरा और समझ लें, कहते हैं चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है। तो 6 खंड कौन से हैं? ये 6 खंड हैं। भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती हुए थे महाराजा भरत। उन्होंने इन 6 खंडों को जीता था। लेकिन जो नारायण प्रतनारायण होते हैं वो इन 3 खंडों को नहीं जीतते, वो तो 1, 2, 3 इन 3 ही खंडों को जीतते हैं बस। इसलिए वो अर्धचक्री कहे जाते। ये आधे चक्रवर्ती हैं। चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, इन्होंने मात्र 3 खंड ही जीते हैं। इस पर्वत का नाम क्या है? विजयार्ध, विजय अर्ध। यहाँ तक चक्रवर्ती आदि की आधी विजय मानी जाती है। 3 जीत लिए तो आधी विजय हो गई, नाम पड़ा विजयार्ध। नाम भी तो बड़े मतलब वाले होते हैं। इस तरह ये 6 खंड हैं। एक प्रश्न और भी देख लें, चक्रवर्ती जब 6 खंडों को जीत लेता है तो अपना नाम लिखने के लिए वृषभाचल पर्वत पर जाता है। वो वृषभाचल पर्वत कहाँ पे है? वो यहाँ, ये वृषभाचल है, ये म्लेच्छ खंड में है। ये वृषभाचल म्लेच्छ खंड में है। चक्रवर्ती जीत के यहाँ पहुँचता है, यहाँ अपना नाम लिखता है। इस तरह आज हमने क्या देखा कि भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जो 6 कालों के उत्सर्पणी और अपसर्पणी के द्वारा घटना और बढ़ना होता है, आयु, बल, अवगाहना आदि में, वो इस प्रकार होता है। भोग भूमि और कर्म भूमि, ये पूरा हमने समझा। और हमने ये भी समझा कि ये 6 काल रूप परिवर्तन ये सिर्फ आर्य खंड में होता है, म्लेच्छ खंडों में नहीं होता। और हमने ये भी समझ लिया कि भरत क्षेत्र के 6 खंड विजयार्ध और गंगा और सिंधु नदी के कारण होते हैं। उनमें 5 म्लेच्छ खंड हैं और 1 आर्य खंड है। इस तरह मैं समझता हूँ काल चक्र और 6 खंडों के बारे में स्पष्टीकरण पूरा हुआ। जी, आप अभी म्लेच्छ खंड और विजयार्ध पर्वत के बारे में बता रहे थे, तो क्या म्लेच्छ खंड और विजयार्ध पर्वत का कैसा काल रहता है? आर्य खंड में जब पहला, दूसरा, तीसरा काल होता है, तब म्लेच्छ खंडों में और विजयार्ध पर्वत पर जीवों की अवगाहना 500 धनुष और आयु 1 कोटि पूर्व रहती है। जब भरत क्षेत्र के आर्य खंड में चौथे काल में जीवों की अवगाहना 500 धनुष से घटती 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 7 हाथ तक आती है, उस समय म्लेच्छ खंडों में और विजयार्ध पर्वत के ऊपर भी 500 धनुष से घटती 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 7 हाथ तक आती है। उसके बाद जब आर्य खंड में 7 हाथ से घटना प्रारंभ होता है, 5वें काल, 6ठे काल में, या उत्सर्पणी के पहले और दूसरे काल में, यहाँ तो 7 हाथ से घट के 1 हाथ तक और 1 हाथ से बढ़ती हुई 7 हाथ तक आती है, तब उतने 84,000 वर्षों तक, 21,000 के 4 काल हो गए ना, तो 84,000 वर्षों तक वहाँ 7 हाथ की काया रहती है। फिर यहाँ जब उत्सर्पणी का तीसरा काल आता है तो फिर यहाँ अवगाहना बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। आर्य खंड में तो म्लेच्छ खंडों में भी अवगाहना बढ़नी प्रारंभ हो जाती है।
उत्सर्पणी काल के पहले दूसरे काल में, तो दूसरे काल के अंत में 7 हाथ हो गई। उसके बाद तीसरे काल के अंत में 500 धनुष की अवगाहना हो जाती है। यहाँ भरत ऐरावत में, म्लेच्छ खंडों में, विजयार्थ पर्वतों पे भी 500 धनुष की अवगाहना हो जाती है। इसके उपरांत यहाँ फिर जघन्य भोग भूमि प्रारंभ होती है। शरीर और बढ़ने लगता है, 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, लेकिन वहाँ अवगाहना नहीं बढ़ती, वहाँ 500 धनुष की अवगाहना रहती है। कितने समय तक? उत्सर्पणी के चौथे, पांचवें, छठे तीनों भोग भूमि के कालों में, और अपसर्पणी के पहले, दूसरे, तीसरे तीनों भोग भूमि के काल में। अर्थात 9 और 9 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक वहाँ 500 धनुष की अवगाहना और 1 कोटि पूर्व आयु वाले मनुष्य होते हैं। इसीलिए तो जैसा यहाँ चौथे काल में चक्रवर्ती आदि का घटता बढ़ता हुआ शरीर था, उसी तरह म्लेच्छ खंडों में और विरजाद पर्वतों पर उसके समान ही अवगाहना रहती है। इसीलिए चक्रवर्ती की 96,000 रानियों में 32,000 रानियां आर्यखंड की, 32,000 म्लेच्छ खंड की और 32,000 विरजाद पर्वत से आती हैं। क्यों? क्योंकि तीनों जगह समान अवगाहना, समान आयु और समान शक्ति चलती है। इस कारण क्या तात्पर्य हुआ? सभी म्लेच्छ खंडों में और विजयार्थ पर्वत के ऊपर 500 धनुष से ऊंची अवगाहना और 7 हाथ से धनुष अवगाहना नहीं होती। चौथे काल का घटता बढ़ता वाला क्रम वहाँ हमेशा बना रहता है। चौथे काल से नीचे नहीं जाता, चौथे काल से ऊपर नहीं होता, ऐसा वहाँ हमेशा रहता है। म्लेच्छ खंडों में भी ऐसा ही होता है। शेष भूमियाँ, शेष क्षेत्रों में क्या होता है? भरत और ऐरावत क्षेत्र की बात तो आपने बता दी। अब शेष क्षेत्र जो बचे ना, और हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, इनमें क्या होता है? तो आचार्य अगला सूत्र लिख रहे हैं, ताभ्यामपरा भूमियो वस्थिताः, ताभ्यामपरा भूमियो वस्थिताः, ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिताः, ताभ्यामपरा भूमियो वस्थिताः। अर्थ देखें, ताभ्याम उन दोनों के, अपरा माने अलावा, भूमियो माने अन्य सभी भूमियां अर्थात क्षेत्र, अवस्थिताः जैसे के तैसे रहते हैं। अवस्थित माने उनमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे के तैसे रहते। फिर एक बार देखें, ताभ्याम उन दोनों के, अपरा माने अलावा, अन्य भूमियां अवस्थिताः बिना किसी परिवर्तन वाली अर्थात जैसी की तैसी रहती हैं। अर्थात हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्रों में काल का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब प्रश्न ये रहता है, जिन क्षेत्रों में काल परिवर्तन नहीं होता उन क्षेत्रों में मनुष्यों की आयु वगैरह कैसी रहती है? तो अगला सूत्र देखें, एकद्वि त्रिपल्योपम स्थितयो, एकद्वि त्रिपल्योपम स्थितयो, हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः, हेमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। बोलिए, एकद्वि त्रिपल्योपम स्थितयो, हेमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। सूत्र का अर्थ देखें, 1, 2 और 3 पल्योपम पल्य स्थितियों स्थिति वाले होते हैं। कौन? हैमवतक हेमवत क्षेत्र वाले, हारिवर्षक हरि क्षेत्र वाले, और दैव कुर्वकाः देव कुरु वाले। अर्थात हेमवतक हेमवत क्षेत्र में जो जीव हैं उनकी आयु 1 पल्य, हारिवर्षक हरि क्षेत्र वालों की 2 पल्य और देवकुरु वालों की आयु 3 पल्य होती है।
हमेशा होती है, हाँ हमेशा होती है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात और अच्छी तरह समझ लें, हेमवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि, हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि और देवकुरु में सदैव उत्तम भोग भूमि हमेशा रहती है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी। इनमें काल का परिवर्तन नहीं होता। पंडित जी, आपने जो अभी क्षेत्रों के नाम बताए 7, उनमें ये देवगुरु तो आया नहीं, तो फिर ये देवगुरु कौन सा क्षेत्र हुआ? देवगुरु की जानकारी आपको हम नक्शे पे देते हैं। आइए देखिए, ये बीच वाला हिस्सा ये पूरा विदेक क्षेत्र है। विदेक क्षेत्र में ये सुदर्शन मेरु है। इस सुदर्शन मेरु के इतने हिस्से में ये जो हिस्सा दिया हुआ है, इस हिस्से में आप ये और ये 2 गोल गोल क्षेत्र देख रहे हैं। ये नीचे वाला क्षेत्र ये देवकुरु है और ये वाला क्षेत्र उत्तर कुरु है। ये विदेक क्षेत्र के एक हिस्से हैं। इनमें कर्म भूमि नहीं रहती। तो यहाँ क्या रहता है? इसमें लिखा है उत्कृष्ट भोग भूमि। ये उत्कृष्ट भोग भूमि रहती है। इसमें जो आपने पूछा ना देवकुरु क्या होता है, ये देवकुरु क्षेत्र ये क्षेत्र है जिसमें उत्तम भोग भूमि रहती है। जो सूत्र अभी हम हुआ था जरा उसको भी हम थोड़ा समझ लें। उसमें क्या था? एक द्वित्रिपल्योपम स्थितियो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वका। हैमवतक मतलब ये हेमवत क्षेत्र, ये तो भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के बाद हिमवन पर्वत, अब इसके बाद ये क्या आया? हेमवत क्षेत्र। यहाँ कैसा रहता है? यहाँ जघन्य भोग भूमि हमेशा रहती है। लिखा है देखो, जघन्य भोग भूमि। इसके बाद महाहिमवन पर्वत, फिर ये आया हरि क्षेत्र। इसमें क्या रहता है? मध्यम भोग भूमि, हमेशा कोई चेंज नहीं। और विदेक क्षेत्र के इस हिस्से में ये उत्तम भोग भूमि है। इनमें जीव कैसे रहते हैं? उन्होंने लिखा ना, हेमवत क्षेत्र में 1 पल्ली की आयु वाले, हरि क्षेत्र में 2 पल्ली की आयु वाले और देवकुरु में 3 पल्ली की आयु वाले जीव रहते हैं। अब प्रश्न होता है, दक्षिण की तरफ के क्षेत्रों में आपने जघन्य, मध्यम और उत्तम भोग भूमि की चर्चा कर ली। अच्छा, उत्तर की तरफ क्या व्यवस्था है? तो अगले सूत्र में कहा गया है, देखें जरा, तथोत्तराः। बोलिए, संधि विच्छेद हमने किया, तथा उत्तराः। तथा माने उसी प्रकार उत्तर में भी जानना। तथोत्तराः अर्थात जैसी व्यवस्था हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः हमने दक्षिण में बताई है, उसी प्रकार की व्यवस्था उत्तर में भी जानना। किस प्रकार जानना? आइए इसे नक्शे में देखते हैं। जिस प्रकार दक्षिण में हमने ये भरत क्षेत्र कर्म भूमि बताई थी और ये जघन्य भोग भूमि, ये मध्यम भोग भूमि, ये उत्तम भोग भूमि। उत्तर में चले ना तो ये उत्तम भोग भूमि, रम्य क्षेत्र मध्यम भोग भूमि, हिरण्यवत क्षेत्र जघन्य भोग भूमि है और ये कर्म भूमि है। तथोत्तराः जैसा हमने इधर बताया है उसी प्रकार इधर भी जानना। अर्थात उत्तर में भी ये उत्तम भोग भूमि 3 पल्ली की आयु, मध्यम भोग भूमि 2 पल्ली की आयु और हिरण्यवत क्षेत्र में 1 पल्ली की आयु वाले मनुष्य और त्र्यंच रहते हैं। आज की पाठशाला में हमने क्या क्या समझा? हमने पूरा काल चक्र समझा, कैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा काल अपसर्पणिका और उत्सर्पणिका होता है। प्रलय कैसे होती है? अपसर्पणी के चौथे काल में, उत्सर्पणी के तीसरे काल में 63 शला का पुरुष होते हैं।
म्लेच्छ खंडों में विजयात पर्वतों पर कैसा वहाँ काल चक्र या कालक्रम कैसा रहता है। अन्य और क्षेत्रों में जघन्य मध्यम उत्तम भोग भूमि कहाँ रहती है, ये सब चर्चा आज हो गई दक्षिण और उत्तर की। शेष चर्चा अब अगले दिन करेंगे, क्योंकि अब आपका समय पूरा हो गया। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद्र जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13 सोनीपत हरियाणा। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर राजस्थान। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। श्री सुखवीर प्रसाद जैन, श्रीमती राजेश जैन, श्री अमित जैन, श्री दीपक जैन, श्री कुशान जैन, विनय खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के नमन करता है कलावती जैन, आशीष जैन, श्रद्धा जैन, ईशान जैन, मंदसौर, मध्य प्रदेश।